इस वक्त फरीदाबाद में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फरीदाबाद के गांव में धौज में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसके अलावा फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और तस्वीरें इस वक्त मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं ब्लास्ट साइट पर ही मौजूद हूं। ये इस बैरिकेडिंग के जस्ट उस पार जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं और वो सफेद पर्दों से ढका हुआ ये ब्लास्ट साइट आप देख रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम सघन ऑपरेशन चला रही है। एफएसएल की टीम यहाँ से जांच करके जा चुकी है। इसके अलावा एनआईए को अब इस पूरी धमाके की जांच की जिम्मेदारी दी जा चुकी है। अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री के आवास पर बैठक होने जा रही है, जिसमें इस धमाके से जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाने वाली है। हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस धमाके से जुड़े हुए, और बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। दिल्ली लाल किला में जिस गाड़ी को ब्लास्ट के लिए यूज़ किया गया था और एक उसके बाद एक तस्वीर आई है जिसमें आमिर नाम का शख्स है जो कि चाबी लेकर खड़ा हुआ है और उसने वो गाड़ी i20 कार खरीदी है। वो इसी जगह पर फरीदाबाद की ये वो जगह है, रॉयल कार जोन है, ये वो जगह है जहाँ पर बताया जा रहा है कि इसी जगह से गाड़ी खरीदी गई। हालांकि जो सलमान नाम का जो शख्स है जो गाड़ी का ओनर है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद ये पूछताछ की गई तो पता लगा उसने वो गाड़ी देवेंद्र को बेच दी थी। पूछताछ की जा रही है, कड़ी दर कड़ी पूरी ढूंढ के निकाली जा रही है कि आखिरकार पहले गाड़ी किसने खरीदी, उसका ओनर कौन है, उसके बाद उसने किसको बेची। तमाम नाम सामने आए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक फ़ोटो आई है जिसमें एक फ़ोटो में एक शख्स दिखाई दे रहा है उस जगह पर खड़ा हुआ है जहां पर उसने चाबी हाथ में पकड़ी हुई है और उसके पीछे वो कार दिखाई दे रही है जिसका नंबर डिस्प्ले हो रहा है और वही कार है जो कि लाल किले के पास जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद पूरा बवाल मचा। और वो जो गाड़ी है वो इसी जगह से खरीदी गई है। रॉयल कार जोन इसका नाम है। 9560950850 इसमें एक नंबर डिस्प्ले है। हालांकि कोई भी इस जगह पर नहीं है, कोई बात करने को भी तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन पुलिस अब इस तमाम चीज़ों को छानबीन कर रही है। एनआईए और इंटेलिजेंस एजेंसियां ये तलाश कर रही हैं कि यहाँ से अगर आमिर नाम के शख्स ने गाड़ी खरीदी तो क्या उसके बाद उसने तारिक को दे दी और फिर वो गाड़ी तारिक ने क्या उमर को दे दी। ये पूरी चेन की तलाशी ली जा रही है, लेकिन इंटेलिजेंस विभाग ने ये ज़रूर माना है कि एक गाड़ी की कई बार खरीद फरोख्त हुई है और उसके बाद उसका यूज़ एक इस तरीके से किया गया जो कि दिल्ली लाल किले में जो गाड़ी ब्लास्ट हुई है। पुलिस कड़ियाँ खंगाल रही है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर इंडिया टीवी की टीम पहुँची है और आपको दिखा रही है जो फ़ोटो लगातार दिख रही है जिसमें आमिर नाम का जो शख्स है वो चाबी लेकर खड़ा हुआ है और उसने जो गाड़ी खरीदी है उस दिन की वो फ़ोटो है i20 कार की। वो यही जगह है, रॉयल कार जोन। कोई भी अभी यहाँ पर नहीं है, कोई जिससे हमने संपर्क करने की कोशिश की है कि आखिरकार कौन शख्स है, इसको ओनर कौन है। फिलहाल कोई भी यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं। जो नंबर इसमें डिस्प्ले हो रहा है वो फिलहाल स्विच ऑफ पड़ा हुआ है। राजधानी दिल्ली 14 साल के बाद एक धमाके से फिर से दहली है। 11 लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं। एक i20 कार में ये विस्फोटक आया कैसे? सवाल ये कि इतने विस्फोटक के साथ बदरपुर से होते हुए ये कार लाल किले तक पहुंची कैसे? लाल किले की पार्किंग में खड़ी हुई i20 कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद क्या किसी इंडिकेशन का, किसी कॉल का इंतजार कर रहा था? क्या यहाँ से एक बड़े धमाके की और प्लानिंग थी? इन तमाम सवालों का जवाब हमने ढूंढने की कोशिश की और एक ग्राफिक्स के जरिए एक डिटेल में आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। दरअसल हरियाणा नंबर की ये कार है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, i20 कार। इसका नंबर HR26CE 7674 है। ये बदरपुर बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में एंटर करती है। दोपहर 3:18 पर यह कार लाल किला के पास वाली सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में पहुंचती है। सफेद रंग की ये कार तकरीबन 3 घंटे 4 मिनट तक, यानी कि शाम 6:22 तक वो पार्किंग के अंदर ही रहती है। सीसीटीवी फुटेज ये कहता है कि जिस वक्त ये कार पार्किंग के अंदर मौजूद थी, डॉक्टर उमर मोहम्मद भी इसी गाड़ी के अंदर मौजूद था और 1 सेकंड के लिए भी वो इस गाड़ी से बाहर नहीं आया। तब तक ड्राइवर कार में ही बैठा रहा। शाम 6:22 पर कार पार्किंग से निकली और रिंग रोड होते हुए आधे घंटे बाद शाम 6:52 पर लाल किला के सामने पहुंचती है जहां पर यह ब्लास्ट हुआ। इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने इस पूरी कड़ी को 3:18 का वो समय जब ये कार पार्किंग सुनहरी मस्जिद तक पहुंचती है और फिर वहां से लेकर 6:52 पर हुआ ये धमाका, ये कार कहां से होकर गुजरी, इस पर पूरी डिटेल रिपोर्ट देखें अभय पराशर की।
लाल किले पर सोमवार को शाम 6:52 पर जो i20 कार में ब्लास्ट हुआ, उससे पहले ये i20 कार कहां पर मूवमेंट कर रही थी, इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस लगातार जुटा रही है। बदरपुर से एंट्री करने के बाद ये गाड़ी जिस रूट से होते हुए लाल किले की पीछे पार्किंग पर आई, वहां से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस ब्लास्ट से लगभग 3 घंटे पहले ये गाड़ी कहां थी और क्या कर रही थी। ये लाल किले का पिछला हिस्सा है, सुनहरी मस्जिद का ये इलाका है और यहीं से बिल्कुल जैसे ही आप एंट्री करेंगे, यानी कि लाल किले की जो मेन रोड है वहां से पीछे का ये रास्ता है जो कि लाल किले कंपाउंड में एंट्री करता है। यहां पर दाहिने साइड पर आप देखेंगे तो रेड फोर्ट की पार्किंग है और इसी पार्किंग के अंदर लगभग 3 घंटे तक 3:18 पर यह गाड़ी यहां पर एंट्री करती है। हालांकि अभी शुरुआती तौर पर यह शक जताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद जो कि फरीदाबाद अमोनियम नाइट्रेट मॉड्यूल से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। यहां पर वो गाड़ी आती है, यहां से बाहर निकलती हुई ये जो i20 कार है वो दिखाई दे रही है, वो यहां से एग्जिट करती है, ब्लास्ट होता है। अब इस पार्किंग एरिया से बाहर आने के बाद फिलहाल जहां पर बैरिकेड लगे हुए हैं, इस गाड़ी को लाल किले यानी कि जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां पर पहुंचने के 2 रास्ते हैं। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे यहां से आप राइट लेंगे और राइट लेके आप मेन दरियागंज वाली रोड पर आ जाएंगे, जो आगे से दाहिने और अगर आप जाएंगे तो सीधा लाल किले की तरफ ये रास्ता जाता है। लेकिन जो हमारे सूत्र है उनका ये कहना है कि इस पार्किंग से जैसे ही गाड़ी निकली उसने सीधा लाल किले रूट पर जाने की बजाय ये रास्ता पकड़ा, क्योंकि 3:22 पे इसने एग्जिट किया और एग्जिट करके ये रास्ता जो है सीधा रिंग रोड की तरफ जा रहा है, जो मेन रिंग रोड है। और रिंग रोड पर आगे जाकर हनुमान मंदिर के पास से इस गाड़ी ने एंट्री की लाल किले रोड पर, यानी कि लाल किले के फ्रंट पर, और वहां पर रात के 6:52 पर यह ब्लास्ट हुआ। तो लगभग आधे घंटे के आसपास का समय इसमें लगा। हम उसी रूट पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस गाड़ी ने लाल किले की पीछे की पार्किंग से लेकर लाल किले के फ्रंट तक पहुंचने में कितना समय लगाया, कितनी रेड लाइट पड़ती हैं, कहां पर सीसीटीवी कैमरों के अंदर ये गाड़ी कैप्चर हुई होगी। लाल किले के पीछे की पार्किंग से निकलने के बाद ये i20 कार सीधा इस रेड लाइट पर आती है, इस रेड लाइट यानी कि रिंग रोड की तरफ, और यहां से लेफ्ट लेती है। ये पहली रेड लाइट है जो कि यहां पर पड़ती है और यहां से लेफ्ट लेने के बाद रिंग रोड होते हुए ये i20 कार जो है 3:22 पे पार्किंग से निकलती है और फिर मेन इस रिंग रोड पर आती है, महात्मा गांधी मार्ग, और यहां से ये गाड़ी सीधा जाती है आगे हनुमान मंदिर की तरफ, और हनुमान मंदिर में फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट लेकर आगे ये लाल किले की तरफ फ्रंट में आती है। तो आगे भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस गाड़ी ने कितनी रेड लाइट यहां से कवर की और किन किन सीसीटीवी कैमरों के अंदर ये गाड़ी कैप्चर हुई होगी। रिंग रोड पर पहली रेड लाइट क्रॉस करने के बाद ये जो गाड़ी है i20 कार जैसे ही पार्किंग से निकलती है तो मेन रिंग रोड पर आकर ये हनुमान मंदिर जाने वाला रास्ता आ जाता है। ऊपर फ्लाईओवर है जो कि सीधा कश्मीरी गेट की तरफ जाता है और ये गाड़ी नीचे से होते हुए सीधा इस दूसरी रेड लाइट पर पहुंचती है। इस रेड लाइट पर भी सीसीटीवी कैमरे कैद हैं, यहां पर भी वो कैप्चर हुई होगी और फिर यहां से वो लेफ्ट लेती है, सामने हनुमान मंदिर है और यहां से लेफ्ट होने के बाद यानी कि पार्किंग से निकलने के ये दूसरी रेड लाइट पड़ती है और फिर ये जो चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली जाने वाला रास्ता है यहां से ये i20 कार लेफ्ट लेती है। अब आप समय का अंदाजा लगाइए, शाम का वक्त था, तकरीबन 6:22 पे ये पार्किंग से निकली और निकलने के बाद क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक का समय होता है 6:52 पे ब्लास्ट होता है। 2 रेड लाइट बीच में पड़ चुकी हैं, अब एक तीसरी रेड लाइट जो है अब यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद ये रास्ता जो है सीधा लाल किले यानी कि लाल किले के फ्रंट में जाने वाला रास्ता ये आ जाएगा। ये तीसरी रेड लाइट यहां पर सामने जो आपको रेड लाइट दिख रही है तीसरी रेड लाइट है। तो इतना समय इस गाड़ी ने यहां पर आने में लिया और यहां से आप देखेंगे तो लेफ्ट में रास्ता जो लाल किले जाने वाला रास्ता है उसको बंद किया हुआ है। हम आपको बाहर उतर कर दिखाएंगे यहां फिलहाल किस तरह की स्थिति है। तो 3 रेड लाइट क्रॉस करके लाल किले के फ्रंट में ये i20 कार पहुंची और लेफ्ट लेने के बाद ये रास्ता सीधा दिल्ली गेट, दरियागंज, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ ये रास्ता जा रहा है और इसी रोड पर आगे जाके रेड फोर्ट है, लाल किला है। फॉरेंसिक टीम क्योंकि मौके पर अभी मौजूद है और इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और जो स्पॉट था उसे
टेंट से कवर कर दिया गया है, जिसके अंदर फॉरेंसिक टीम अभी जांच कर रही है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि लगभग 3 घंटे ये गाड़ी पहले पार्किंग के अंदर खड़ी होती है, जिसमें 3:18 पे एंट्री करती है, साथ ही 6:22 पे ये पार्किंग से निकलती है। आधे घंटे का वक्त लगता है ट्रैफिक में होते हुए। उसके बाद इस रोड से ये गाड़ी आगे जाती है और लाल किले से जो मेन रेड लाइट है लाल किले की, गौरी शंकर मंदिर वाला जो कट है, उससे मात्र 100 मीटर पहले इसी रोड पर इस गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ धमाका होता है। और धमाका होने के बाद ये गाड़ी जो है, इसमें इतनी तीव्रता से धमाका होता है कि दरियागंज तक इसकी गूंज सुनाई देती है। कई गाड़ियां इसकी चपेट में आती हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर उमर की भाभी तक इंडिया टीवी की टीम पहुंची। डॉक्टर उमर की भाभी से जब इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने की कोशिश हुई तो उन्होंने कहा कि वो बीते 2 महीने से घर ही नहीं आया है। पुलिस जरूर आई थी और उसका लैपटॉप और मोबाइल फोन लेकर गई है, लेकिन उमर कहाँ है 2 महीने से उसके बारे में कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंची। उन्होंने पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी और कितने समय से जो वो डॉक्टर का काम कर रहे थे आप? पता नहीं है मुझे, क्या पता है। पिछले 4 साल ही हो गए मेरी शादी को, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। मैं कुछ कह भी नहीं सकती, किसी से पूछ सकते हो। तो बाहर कितने समय से वो थे? शायद 2 या 3 साल से। 3 साल से? हाँ, 2 या 3 साल से। तो जब आपको कल ये पता चला उमर का नाम सामने आया है, उसके बाद पुलिस आपके घर पे आई? हाँ, आई ना। तो क्या बताया पुलिस ने? उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हम इनको ले जाने आए हैं। वो कहाँ है उमर? मैंने कहा वो दिल्ली में है, बस इतना ही। उनको लेकर चले गए बस। तो आखिरी बार उमर कब आए थे यहाँ पे? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले। तो कितने टाइम यहाँ रहे हुए वो? ज़्यादा टाइम नहीं रहे, तो बस शायद मुझे लगा कि रात को थे, फिर एक रात गुजारी, शायद दिन और रात उसने यहाँ गुजारी। तो शाम को मैं मायके चली गई, मेरा भाई आया था मुझे लेने, तो फिर मुझे नहीं पता। फिर शाम को मैंने मामा को फ़ोन किया, उसने कहा उमर चले गए, उसकी फ़्लाइट थी, 6 बजे की फ़्लाइट थी। बस उसके बाद हमने उसको नहीं देखा है। मतलब वो प्रैक्टिस सब वहीं करते थे? हाँ, सब। वो ज़्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व रहता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, खाली वो पढ़ता था, खाली पढ़ता था। तो आखिरी बातचीत कब हुई थी आपकी उनके साथ? मैंने बोला ना, जुम्मा को, पिछले फ्राइडे को हमने बात की उसके साथ। 3 ही दिन हो गए। तो कुछ बताया उसने तब? कुछ नहीं, उसने फ्रैंकली बात की, कुछ नहीं बोला उसने। बस हाल चाल पूछा। मैंने भी बोला कि घर आ जाओ, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं 3 दिन के बाद आ जाऊंगा, बस इतनी ही बात हुई। तो जब कल पुलिस यहाँ पे आई, उन्होंने कुछ बताया? जब उन गिरफ्तारी में उन्होंने यहाँ से कुछ रिकवरी की, यहाँ से उन्होंने लैपटॉप और फोन ले गए। हाँ, लैपटॉप और फोन। शुक्रिया अंकल, इतना मैं कह सकती हूँ बस। क्या कहेंगे आप जो कुछ हुआ है अभी? इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? मैंने भी बोला ना, आसमान से गिर पड़े, क्या करें। तो आपका बाहर से कोई कांटेक्ट हुआ? कुछ लोगों ने आपके साथ बात वगैरह की? नहीं, किसी ने भी नहीं, ना हमारे किसी के साथ बात हुई। कल से फोन भी एसपी ऑफिस है, पता ही नहीं, किसी के साथ कोई बात नहीं हुई। तो इस इंसिडेंट के बाद आपने उमर को कॉल करने की कोशिश की, उनसे बात करने, उनका फोन वगैरह मिला? नहीं, उसका स्विच ऑफ आ रहा था। तो कभी इससे पहले पुलिस ने आपके घर में इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह की? ना, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। अचानक ये बात सामने आ गई, अचानक से, वरना ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कभी कोई पुलिस नहीं आई, कोई एफआईआर नहीं, कुछ भी नहीं। आज पहली दफा। 2 साल में वो कितनी बार यहाँ आए थे? वो बहुत कम आते थे, बहुत कम आते थे। वो ज्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व रहता था। अभी आपने सुना उमर की भाभी को, उनसे बात की हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने, और वो बता रही है कि 2 महीने पहले वो जरूर आया था, उसके बाद फिर वो वापस कभी घर नहीं आया, और बहुत ज्यादा लोगों के बीच में उठना बैठना बातचीत करना वो भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता था। लेकिन कहाँ से ये रेडिकल सोच आई और कहाँ से ये इस पूरे घटनाक्रम में उसकी इन्वॉल्वमेंट हुई, एक बड़ा सवाल पैदा करता है। हाँ, पुलिस जरूर आई थी और उसका
लैपटॉप और मोबाइल लेकर गई थी और पिछले जुमे यानी कि शुक्रवार के दिन बातचीत हुई और बातचीत में भी ये कहा था कि 3 दिन के बाद मैं घर आऊँगा। ये एक बड़ा सवाल पैदा करता है कि या तो किसी बड़े हमले की तैयारी हो चुकी थी या फिर वो ये जानता था कि यहाँ से इसका काम खत्म हो गया, उसे वापस अपने घर की तरफ लौटना है। ये सवाल है, इनका जवाब आना बाकी है। हमारे सहयोगी अभय पराशर जुड़े हुए हैं। अभय, डॉक्टर उमर, चूंकि जो कुमार सोनू जानकारी दे रहे थे कि जिस वक्त गाड़ी में धमाका हुआ वो इतनी धीमे चल रही थी कि मात्र 5 से 10 की स्पीड पे गाड़ी जब हो तो आसानी से उससे उतरा जा सकता है। तो पहला सवाल तो ये कि जब ये धमाका हुआ डॉक्टर उमर उसी के अंदर मौजूद था या वो उतर चुका था, और धमाके में क्या उसकी भी जान चली गई या वो बच गया है। दूसरा सवाल ये कि क्या वो डॉक्टर उमर ही था या इसके अलावा वो कोई और व्यक्ति भी हो सकता है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए मीनाक्षी, जो हमारे सोर्सेस हैं वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि गाड़ी जो है वो डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है वही चला रहा था, वही उस गाड़ी के अंदर मौजूद था। इसी वजह से आज जो यहाँ के डीसीपी हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, उनसे हमने सवाल ये पूछा कि क्या फिदाइन हमले की आशंका से आप इनकार कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि फिदाइन हमला हो सकता है। तो जांच एजेंसी अभी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रही है, लेकिन रूल आउट किसी भी पॉसिबिलिटी को नहीं किया जा रहा है। अब आप देखिए, 2 साथी जो हैं इस मॉड्यूल के फरीदाबाद से अरेस्ट होते हैं, उसमें एक महिला अरेस्ट होती है, उसका भी जज से संपर्क निकलता है कि इंडिया के अंदर महिला विंग कमांडर बनाने का प्लान था शाइना को। इसी तरीके से जब उमर है ये फरार हो गया, इसकी तलाश लगातार की जा रही थी, ये भी फरीदाबाद के इस मॉड्यूल के अंदर शामिल था। उसके बाद गाड़ी 3 घंटे तक इसी पार्किंग के अंदर मौजूद रही। गाड़ी यहां से निकली और गाड़ी को बेहद मंदी रफ्तार में इसने किया लाल किले के पास, और वहां पर धमाका हुआ। और वो धमाका करने की जो जगह है, खास तौर पर पुरानी दिल्ली से लेकर दरियागंज, और सोमवार के दिन शाम 6:52 बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है। इसी वजह से एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, चाहे उसके अंदर एमोनियम नाइट्रेट और कुछ फ्यूल था, किस गाड़ियों का जो फ्यूल होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी थी क्योंकि आसपास बिल्कुल बहुत धीरे धीरे गाड़ियां चलती हैं, बम्पर टू बम्पर गाड़ियां चलती हैं, इतना ट्रैफिक होता है। तो वहां ये गाड़ी से नहीं उतरा, इस तरीके की आशंका पुलिस को लग रही है। लेकिन पूरी तरीके से एफएसएल की टीम जो सबूत उठा रही है, जो बॉडी के पार्ट्स एलएनजेपी अस्पताल गए हैं, वहां पर उन तमाम जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी डीएनए की जांच की जाएगी, ताकि ये कंफर्म किया जा सके कि क्या इस गाड़ी को उमर ही ड्राइव कर रहा था। क्योंकि अब तक आशंका उमर की ही पुलिस को लग रही है, चाहे वो फरीदाबाद से बदरपुर से एंट्री करते हुए लाल किले की पार्किंग तक पहुंचने का रूट जो पुलिस ने जिसकी मैपिंग की है, या फिर पार्किंग से निकलकर लाल किले तक जाना और वहां पर ब्लास्ट होना, और बिल्कुल गाड़ी के जिस तरीके से परखच्चे उड़े हैं, तो उसमें उमर के अलावा फिलहाल किसी और की जानकारी नहीं आई है। लेकिन इंतजार इस वक्त एजेंसी कर रही है कि डीएनए का जो सैंपल है उससे ये चीजें क्लियर हो जाएं, ताकि ये कंफर्म कहा जा सके कि गाड़ी के अंदर उमर मौजूद था या फिर वो कहीं उतर गया था, और क्या यहीं पर भीड़ को देखते हुए ब्लास्ट करने का प्लान था, या फिर इस एमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल जो था उसको कहीं और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और अचानक से ये ब्लास्ट हो गया। लेकिन एक सोची समझी गहरी साजिश इसके अंदर साफ तौर पर लग रही है। इसीलिए पुलिस ने कोतवाली थाने में यूएपीए और अनलॉफुल एक्टिविटीज का एक मामला दर्ज किया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह पलटू पूरी तरीके से अपडेट ले रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, एनएसजी से और तमाम एजेंसी से, और आज एक बैठक के बाद कोई ना कोई जानकारी शेयर की जा सकती है इस ब्लास्ट के पीछे का आखिरकार मकसद क्या है, और उमर के अलावा कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। क्या फरीदाबाद वाला जो मॉड्यूल है वही एक सेकंड इनका एक ऑप्शन था कि अगर इनके कुछ लोग वहां पर गिरफ्तार होते हैं फरीदाबाद में, तो सेकंड चांस इन लोगों को क्या लेना है दहशत फैलाने के लिए। और इन सबसे पहले तो अभय सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक आया कैसे।
ये दिल्ली तक एंटर हुआ कैसे, ये फरीदाबाद तक पहुंचा कैसे। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद होना ये बहुत गंभीर विषय है। दिल्ली में धमाके के लिए भी जो विस्फोटक आया वो कहां से आया, इसका हैंडलर कौन था, इसे कौन पहुंचा रहा था, ये बड़े सवाल हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि डॉक्टर मुजम्मिल जिसकी गिरफ्तारी हुई है अमोनियम नाइट्रेट और संदिग्ध विस्फोटक के साथ, वो कितने दिनों से वहां पर बैठा हुआ था। आईडी बनाने वाले दूसरे मटेरियल को छिपाने के लिए उसने फरीदाबाद के अलग अलग गाँव में कमरे लिए थे। इनमें से एक कमरा अल फलाह यूनिवर्सिटी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर धौज गांव में था, जहां पर इस वक्त फरीदाबाद की पुलिस टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। इसके अलावा दूसरा कमरा, पहले तो इस कमरे की अगर हम बात कर ले जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर था, यहां से पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। इसके साथ 20 टाइमर बरामद किए गए, वॉकी टॉकी बरामद किया गया। मुजम्मिल का जो दूसरा कमरा था वो दूसरा कमरा तगा गांव में उसने लिया था किराए पर, और यहां से 2563 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ, जिसे आतंकी सफेद पाउडर के तौर पर कहते हैं। आज पुलिस ने फतेहपुर तगा गांव में इसलिए छापेमारी करके विस्फोटक बरामद किए हैं। तो अब आप ये देखिए, फतेहपुर तगा गांव हो चाहे धौज गांव हो, अल फलाह खुद कॉलेज हो, और क्या इस आतंकी से और भी लोग जुड़े हुए थे, इन तक ये विस्फोटक पहुंचा कौन रहा था, विस्फोटक कैसे पहुंचाए गए, और इतना विस्फोटक दिल्ली एनसीआर में एंटर कर लेता है और खुफिया एजेंसीज को पता नहीं चलता, ये एक गंभीर सवाल है। ट्रैक जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कर रही है और ये पुलवामा अनंतनाग से ये ट्रैक करते हुए आगे तक आ रही है, क्योंकि वहां के मेडिकल कॉलेज से भी इसके सीधे सीधे तार जुड़े हुए हैं। और ये पूरा नेक्सस डॉक्टर का दिखाई दे रहा है, ये डॉक्टर मॉड्यूल दिखाई दे रहा है। ये बड़ा सवाल है अभय। जी मीनाक्षी, और यही वजह है लेफ्टिनेंट गवर्नर एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर वो घायलों का हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली सीपी सतीश गोलचा और डीजी एनआईए गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंच चुके हैं। अब से ठीक 8 मिनट के बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, डीजी एनआईए, डीजी आईबी, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के भी अधिकारी वहां वर्चुअली ज्वाइन करेंगे।